नमस्ते छात्रों, 12वीं हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले के वीडियो में पल्लवन इस एकांकी के लिए शुरुआत की थी। व्यावहारिक हिंदी का एक भाग है। डॉक्टर दयानंद तिवारी इसके लेखक है और पल्लवन का मतलब क्या है वो इस एकांकी के द्वारा समझाने का प्रयास यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। डॉक्टर दयानंद तिवारी ऐसा लेखक का नाम है। उस दिन हमने देखा है कि किस प्रकार से सुबह 11 बजे का टाइम है, 12वीं कक्षा का वहाँ पर माहौल है, रंगमंच पर ये सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। कक्षा में अध्यापक प्रवेश करते हैं और सारे विद्यार्थी खड़े होकर उन्हें नमस्ते करते हैं। उसके बाद फिर रोशन, प्रतीक, शीतल, गौरांश, रिदिम या तन्वी, मितवा, ये सारे बच्चे जो है अध्यापक से पल्लवन के बारे में अलग अलग सवाल पूछते हैं और अध्यापक उनके सवालों का जवाब यहाँ पर देते हैं। उसी प्रकार मितवा यहाँ पर जो है अध्यापक से उसकी विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में सवाल पूछता है। तो मितवा का जवाब देते हुए लेखक जो है पल्लवन की विशेषताएं बताने का प्रयास करते हैं और उसके ऊपर पल्लवन की विशेषताएं कौन कौन सी है ये बताने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, भाषा शैली, शब्द चयन और सहजता, स्पष्टता और क्रमबद्धता, प्रवाहमयता, ये सारे के सारे पल्लवन की विशेषताएं हैं, ऐसा यहाँ पर अध्यापक जानकारी देते हैं। फिर एक लड़की सर से सवाल पूछती है, सर जी क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? अध्यापक कहते कि हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैलियाँ प्रचलित है, जिसमें उन शैलियों के बारे में वो जानकारी देते हैं। पहली शैली है, इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। तो लेखक कहते कि हाँ, निम्न शैली प्रचलित है, जिसमें पहली शैली ये है कि विषय प्रवर्तन में पहले ही वाक्य से प्रारंभ हो जाता है। इसमें उधर उधर बहकने की, लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रथम वाक्य से ही हम श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य हमें लिखने चाहिए। दूसरी शैली इसमें है, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करे तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करे। उस प्रकार से इसे विभागों में बांटा जा रहा है। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों में उसकी भूमिका हमें बनानी चाहिए, फिर मध्य के 10-12 वाक्यों में हमें उसका विषय प्रतिपादन करना चाहिए तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उसका उपसंहार प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा भी कुछ विद्वान यहाँ पर मानते हैं। तो यहाँ पर रोशन नामक लड़का है, वो फिर सवाल पूछता है, सर क्या पल्लवन की भी अलग प्रक्रिया होती है? इस संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दीजिए ना। तो अध्यापक कहते हैं वहाँ पर कि वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है, फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। पहली बात यहाँ पर कि विषय को भली भांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना, ये पहली बात। दूसरी बात जो है यहाँ पर विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्कसंगत विचार करना, उसके बाद तर्कसंगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। तीसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है और वो यहाँ पर कही जा रही है, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। और एक बात विद्यार्थियों, पल्लवित किए जा रहे कथन को परोक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्य पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। तो रोशन फिर सवाल पूछता है सर से कि सर जी अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियाँ दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। तो अध्यापक वहाँ पर कहते हैं कि अरे रोशन इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूँ, ठीक है ना।
तो विद्यार्थी कहते हैं एक साथ, जी सर। एक साथ विद्यार्थी कहते हैं कि जी सर। तो अध्यापक जो है एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ क्षणों के पश्चात जो है कुछ भी बच्चे या कोई भी विद्यार्थी, छात्र वहाँ पर कोई पंक्ति नहीं बोलता है, कोई दोहा नहीं बोलता है। तो कुछ क्षणों के पश्चात जो है अध्यापक कहते हैं कि क्या हुआ, नहीं सूझ रहा है। चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं। न रहो न निराश करो मन को, ये पंक्ति है। देखिए अध्यापक ने अपने खुद से एक पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, न रहो न निराश करो मन को, ये पंक्ति उन्होंने वहाँ पर चुनी है। और इस पंक्ति का पल्लवन आप लेखक करेंगे। पल्लवन में देखिए, न रहो न निराश करो मन को, ये पहली पंक्ति है, ये पहली उक्ति है, इसका पल्लवन करना है। लेखक अध्यापक जो है यहाँ पर पल्लवन करके बताते हैं, यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा है। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। देखिए, मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं है तो असफलताएं भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से ये पल्लवन जो है अध्यापक ने बना हुआ है, नर हो न निराश करो मन को, इसका। और बहुत ही सुंदर पल्लवन, उसका विस्तार जो है अध्यापक ने यहाँ पर किया है। तो गीत नामक लड़का है वो कहता है, जी सर अब हमें समझ में आ गया है। सर मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे। और वो बताता है वाक्य, अविवेक आपदाओं का घर है। ये वाक्य वो बताता है, अविवेक आपदाओं का घर है। तो अध्यापक कहते हैं, सुनो इसका पल्लवन में करके दिखाता हूँ। पल्लवन है, विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असत्कारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करे, चिंतन करे। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। देखिए, एक ही वाक्य है, अविवेक आपदाओं का घर है। उसका विश्लेषण, उसका विस्तार इस प्रकार से होता है, उसका पल्लवन इस प्रकार से होता है। और इस वाक्य में कितना गहन अर्थ छुपा हुआ है, ये इस पल्लवन से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर तन्वी जो है वो भी बात यहाँ पर कहती है, अपने बात यहाँ पर रखती है। और तन्वी कहती है कि सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। इस प्रकार का वाक्य वो तन्वी बोलती है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। तो अध्यापक उसका पल्लवन करते हैं और कहते हैं, सेवा परमो धर्म है। सेवा परमो धर्म है। इस भावना की को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्यफल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पाए,
अतः सेवा धर्म अपनाएं। इस प्रकार से लेखक ने सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है इस वाक्य का पल्लवन यहाँ पर बनाया है। अब अध्यापक यहाँ पर कहते हैं कि मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए हैं कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी कहते हैं जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। तो अध्यापक कहते हैं सुनिए। जो तो को कांटा बोए ताही बोई तू फूल, ये पंक्ति है कबीर जी की, देखिए। जो तो को कांटा बोए तो ही बोए तू फूल, मतलब जो आपके रास्ते में कांटा बोते हैं आप उनके लिए फूल बोइए। माने वो कांटे के बदले कांटे पाएगा और आप फूल के बदले फूल पाएंगे, क्योंकि जैसा जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही तो फल हमें मिलता है। इसलिए वो कांटे बोता है तो बोने दीजिए, उसे कांटे मिलेंगे, आप फूल बोइए उसके रास्ते में। इस पंक्ति का मतलब ये होता है। लेकिन पल्लवन कैसे होता है, देखिए। जो तो के कांटा बोए तो ही बोए तू फूल, इस प्रकार से ये पंक्ति है। अध्यापक कहते हैं संसार में शुभचिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। माने अगर वो हमारे रास्ते में कांटे बोता है तो हम उसके रास्ते में हमें फूल बोने चाहिए। तो रोशन कहता है सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की कहती है हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरीके से पल्लवन कर सकते हैं। तो गीत नामक लड़का कहता है जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया है। शीतल कहती है जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। अध्यापक कहते हैं मुझे खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं, मतलब रुकते हैं। उस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने पल्लवन के बारे में छात्रों को अध्यापक की तरीके से अध्यापक बनकर एकांकी के द्वारा जानकारी देने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो व्यावहारिक हिंदी में एक बहुत ही आसान ये विधा है जिसे यहाँ पर पल्लवन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ पर रुकते हैं। इस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो इस पर जैसे पल्लवन की विशेषताएं कौन सी है, पल्लवन की विशेषताएं लिखी है, ऐसा सवाल वहाँ पर हो सकता है। या फिर एकाध उक्ति, एकाध सुक्ति या एक निर्गुण भक्त कवि, उनकी पंक्ति आपको दी जाएगी और उसका पल्लवन कीजिए, ऐसा सवाल वहाँ पर हो सकता है। जैसे लालच का फल बुरा होता है, इसका पल्लवन कीजिए। या ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होइए, इस पंक्ति का पल्लवन कीजिए। इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए या पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ऐसे सवाल पल्लवन पर पूछे जा सकते हैं, जिस पर हमने विस्तार से इस पाठ में चर्चा की है। मुझे लगता है अब पल्लवन आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया है और परीक्षा में जो आपको व्यावहारिक हिंदी विभाग आएगा, उस व्यावहारिक हिंदी विभाग में पल्लवन पर आए सवाल आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।